जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज में हम लेकर आए हैं 25 सितंबर 2020 के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को मंत्री स्तरीय एक बैठक हुई थी, एक डायलॉग सेट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, इस टर्म को समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर ही जो हमारी जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है, वो तेजी से खत्म होती जा रही है। जो जीव जंतुओं की, पौधों की प्रजातियां हैं, वो तेजी से खत्म होती जा रही हैं। उसके कई सारे कारण हैं, चाहे वो पर्यावरण में बदलाव हो, चाहे वो जलवायु में बदलाव हो, चाहे वो मानवीय हस्तक्षेप हो। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। तो इस पर ही हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री हैं, उन्होंने अभी 24 सितंबर को जो चाइना प्रपोज्ड एक मीटिंग थी, उसको रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से। वहां पर वो गए थे, 24 सितंबर को हुआ था। इसकी थीम क्या थी देखिए, तो थीम थी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर सभी के लिए हम जीवन बना पाएं या किस तरीके से आगे बना पाएं, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई थी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात आई है तो यहाँ पर हम लोग जरूर बात करेंगे इंडिया के रोल की, कि भारत बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में किस प्रकार सहयोगी रहा है और भारत ने क्या क्या काम किए हैं। तो अभी देखिए हाल ही की बात करें तो अभी सितंबर 2019 में ही भारत ने एक यूनाइट डिजर्टिफिकेशन सीओपी यानी कॉप मीटिंग हुई थी, जिसको हमने नाम दिया था कॉम्बैट डी सर्टिफिकेशन कॉप मीटिंग। ये सितंबर 2019 में हुई थी, भारत ने यहाँ पर भी भाग लिया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के थ्रू ये मीटिंग हुई थी। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कॉप हुई थी फरवरी 2020 में। भारत वहां भी गया था अपने विचारों के साथ, वहां भी उन्होंने काफी काम भारत ने किए थे बायोडाइवर्सिटी के लिए, काफी सुझाव अपने दिए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप, इसको देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को शॉर्ट में बोलते हैं कॉप। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉप। तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो कन्वेंशन होना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, वो कनमिंग एक चाइना में जगह है, वहां पर होना है। तो 2021 में ये होगा। इसी में हम लोग ये अपनाएंगे कि 2020 में ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसके लिए भी भारत तैयार है कि 2020 में किस तरह से ग्लोबल डाइवर्सिटी के लिए भारत काम करने वाला है। अगर भारत की व्यक्तिगत बात करें तो भारत में जो फॉरेस्ट कवर है इस समय वो बढ़कर 25% हो गया है। हालांकि अभी भी ये कम है, 33.5% होना चाहिए, बट अभी 25% है, लेकिन पहले से काफी बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि 2012, 13, 14 तक अगर हम बात करें तो भारत में केवल 19% के लगभग वन क्षेत्र रह गया था, जो अभी बढ़कर 25 तक हो गया है। ये आपको ध्यान में करना है। इसके अलावा भारत ने जो जैव विविधता पर कन्वेंशन है, उसके लिए, उसके लाभों का उपयोग करने के लिए पूरे देश भर में लगभग लगभग 2.5 लाख बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई है, जिसका काम यही है कि वो क्या करते हैं, अपने इलाकों के जितने भी जानकारी हैं बायोडाइवर्सिटी से संबंधित या जैव संसाधनों से संबंधित, वो पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। कौन सी जातियां मुश्किल में हैं, कौन सी जातियां इंडेंजर हो गई हैं, उनकी पूरी न्यूज़ निकालते हैं और सरकार को पहुंचाते हैं, ताकि सरकार की जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो उस पर काम कर सके और वो उसको सही से कर सके। देखिए यहां पर इसका नाम आया है तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। भारत ने क्या किया था, सन 2002 में एक एक्ट बनाया था जिसको हमने बोला था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, यानी जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में बनाया था। ठीक है, क्या था इसका मकसद, इसका मकसद था कि एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हम बनाएं। इसके नीचे हम लोग स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाएं जो प्रत्येक राज्य में हो, और इसके भी नीचे हम लोग बीएमसी बनाएं। बीएमसी का मतलब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जिसकी मैंने यहां पे बात की है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये स्टेट के अंदर हम लोग बनाएं। इन कमेटीज का काम ये होगा कि वो अपने स्थानीय लोगों को उसमें जोड़ेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछुआरे हो, चाहे वो और भी स्थानीय लोग हों, और उनका जो ज्ञान है, जैसे किसी भी इलाके के बारे में जानकारी वहाँ के लोकल लोगों को अधिक होती है कि यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से संरक्षित पौधे पाए जाते हैं, ऐसी जानकारी उन लोगों से इकट्ठा करना, उन सबके बारे में डेटा जुटाना और फिर पूरी पॉलिसी बनाना कि देश में किस तरीके से हमें जैव विविधता और जैव संसाधनों का संरक्षण करना है। ऐसा प्लान 2002 में किया गया था बायोडाइवर्सिटी अधिनियम के द्वारा। तो वही पॉइंट यहां पर है कि देश में लगभग लगभग 2.5 लाख बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बन चुकी हैं जो इस प्रकार का डेटा इकट्ठा करती हैं और आगे काम में हम उसको लेते हैं।
अगर हम बात करें तो भारत ने अपना लक्ष्य भी एक सेट किया है कि 2030 तक भारत क्या करेगा, लगभग लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को रिस्टोर करेगा, डिग्रेडेड जो लैंड है इसको रिस्टोर करेगा, इसको पूरी तरह से प्राकृतिक करेगा दोबारा से, ताकि यहाँ पर हम भूमि क्षरण जो है उसको रोक पाएं और आगे का हम लोग कर पाएं। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी 2 मिसाइल। ये न्यूज़ में आपने देखा होगा, अभी इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, हमारे डीआरडीओ द्वारा बनाई गई ये मिसाइल है। देखिए, अगर पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसका अभी परीक्षण जो हुआ था ये उड़ीसा प्रदेश है, यहाँ पर हमारी टेस्टिंग रेंज है जिसका नाम है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। तो यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। परीक्षण में इसने 350 किलोमीटर की जो दूरी है वो हासिल की है। पहले इसकी दूरी केवल जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर थी और अभी इसने 350 किलोमीटर की दूरी हासिल की है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर हमने इसको किया है। भारत में बात करें, भारत में जितने भी हथियार हैं उनकी प्रौद्योगिकी है या टेक्निक है तो उसको डीआरडीओ बनाता है ना, डीआरडीओ। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत का है, 1958 में इसको बनाया गया था और इसका मकसद यही है कि हथियारों से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी तकनीक है उसको डेवलप करना। तो अभी इसी ने इसको डेवलप किया है पृथ्वी 2 मिसाइल को, और इसी का एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम। इसी सिस्टम के द्वारा इस मिसाइल को ट्रेजेक्टरी किया गया, इस मिसाइल के वक्र का पता लगाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पृथ्वी 2 की यहाँ बात हुई है तो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक रूप में। पहले पृथ्वी 2 की बात कर लेते हैं जिसका टेस्ट हुआ है। अगर पृथ्वी 2 की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि एक लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, यानी इसका जो फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठोस ईंधन पर नहीं चलती है, ये लिक्विड ईंधन पर चलती है। दूसरा, एक बार में जो ये वॉर हेड है वो करीब करीब 500 केजी का वॉर हेड ले जाने में सक्षम होती है। जिन लोगों को नहीं मालूम कि वॉर हेड क्या होता है तो आप समझ लीजिए, किसी भी मिसाइल का जो आगे का भाग होता है, जो आगे का नुकीला पैना शार्प जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं वॉर हेड। और वहीं पे जितना भी उसका जो मैटर होता है, जितना भी उसका विस्फोटक सामान होता है वो आगे वॉर हेड में ही लगा होता है, वहीं पे उसके बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसको बोलते हैं वॉर हेड। तो वो 500 किलोग्राम ले जाने में सक्षम है, यानी 500 किलोग्राम तक के बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम है। दूसरा, अगर पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 को जो यूज करेगी वो हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके और भी वेरिएंट हैं, उसकी मैं बात करूंगा अभी आगे। पृथ्वी 2 का यूज जो करेगी वो कौन करेगी, इंडियन एयरफोर्स करेगी, ठीक है। इसका पहली बार टेस्ट नहीं किया गया है, इससे पहले भी 27 जनवरी 1996 को इसका टेस्ट किया गया था। मैंने अभी बताया आपको कि पहले जब टेस्ट किया था तो लगभग लगभग 250 किलोमीटर की रेंज थी और आज टेस्ट किया है तो उसकी रेंज बढ़ गई है, अब 350 किलोमीटर तक की रेंज इसकी हो गई है। 350 किलोमीटर तक इसने मारक क्षमता अपनी हासिल कर ली है, तो ये इंडिया के लिए खास बात है। देखिए, पृथ्वी 2 की बात आई है तो मैं यहाँ पे पूरी पृथ्वी मिसाइल की बात करता हूँ। हमारे पास 3 वेरिएंट हैं पृथ्वी मिसाइल के, पृथ्वी 1, 2 और 3। तो तीनों की बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब मैं आपको आज 2 शब्द देता हूं, देखिए मैं लगातार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो एक दो शब्द मैं आपको देता हूं आज। एक शब्द है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल। एक शब्द है इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर। और तीसरा शब्द है क्रूज, ठीक है। ये आपने 3 नाम बेसिकली सुने होंगे, लगातार सुनते होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो ये आपको इसके अंतर पता करना है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता करके लेके आना है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। जब आपको पता लग जाए तो इस वीडियो के कमेंट में अपना आंसर कमेंट करेंगे, जो भी आंसर सही होगा मैं उसका नाम लेकर उसको प्रेस करूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ से इसने बनाया, डीआरडीओ ने इसको बनाया है और सतह से मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है ना, सतह से मार करती है, कम दूरी की सतह पर ये मार करती है, उसकी मिसाइल है, ठीक है ना। दूसरा बहुत खास बात, देखिए एक नाम यहां पे आया है, इस पृथ्वी मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो भारत में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, IGMD और P, ठीक है। IGMPD, इसका पूछ लेगा आपसे फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत ही बहुत सारी मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया था और उसी में एक थी पृथ्वी मिसाइल जिसका डेवलपमेंट किया गया था। 3 वेरिएंट मैंने आपको बताए, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 का प्रयोग करती है आर्मी, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए डिजाइन की गई है और पृथ्वी 3 डिजाइन की गई है नेवल के लिए, यानी हमारी नेवी के लिए, ठीक है।
एक बात यहाँ पे आईजीएमडीपी की आई है, तो इसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो 1983 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मिसाइल का सिस्टम है, जो मिसाइल का क्षेत्र है, वहाँ पर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वहाँ पर भारत को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट देश बनाया जाए बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में, यही इसका मकसद था। और हमारे रिनोन जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और रिनोन साइंटिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, राइटर भी हैं, ऐसे हमारे श्री अब्दुल कलाम जी, वो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता थे, वो इनको उनके नेतृत्व में ये परियोजना शुरू की गई थी। 2008 में जब इसके सारे काम खत्म हो गए थे, तो 2008 में फिर ये प्रोग्राम एंड हुआ था और इस तरह की पूरे प्रोग्राम में 4 बेसिक मिसाइलों का हमने निर्माण किया था। उन्हीं में से एक है पृथ्वी। तो चारों मिसाइलों के नाम मैंने यहाँ पे दिखाए आपको। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये 4 प्रकार की मिसाइलें हमने इस प्रोग्राम में बनाई थी। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके वर्जन हमने लॉन्च कर दिए हैं एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए भी। इसके अलावा त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल भी एक शॉर्ट रेंज लो लेवल मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। देखिए, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल कैसे वार करती है, तो ये त्रिशूल मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल भी एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है और खास इसमें जो है वो है नाग मिसाइल, ठीक है। ये नाग क्या है? थर्ड रेंज एंटी टैंक मिसाइल है, यानी किसी भी टैंक को तबाह करने के लिए नाग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ फुटेज मैंने आपको दिखाई है मिसाइल्स की भारत की, वो आपको देख लेनी है। देखिए, एक नाम यहाँ पे शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, अग्नि। उसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर केवल प्रौद्योगिकी के लिए उसको रखा गया था, केवल टेक्निक के लिए अग्नि मिसाइल को रखा गया था, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस 2020। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां लिखी हुई फुल फॉर्म, रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले समझिए सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, यानी सामाजिक दृढ़ता। समाज का विकास करने के लिए या समाज में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए या उनकी हेल्प के लिए जो काम होते हैं वो है सोशल एम्पावरमेंट वर्क, ठीक है। अब यहां पर बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। ये क्या चीज होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धिता, है ना, समझ गए ना। यानी अगर कोई मशीन, कोई रोबोट हमारे पास है और उस रोबोट को मैं उसका दिमाग दे देता हूं, यानी उसका मस्तिष्क दे देता हूं, तो वो मशीन कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई, ठीक है ना। जैसे कुछ मशीन होती हैं, हमें उनको मैन्युअली ऑर्डर देना पड़ता है तब वो काम करती हैं, और कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो अपने आप ही काम करती हैं, स्वतः काम करती हैं, उनके पास अपना दिमाग होता है, अपने तरह का उनका एक ब्रेन होता है, ठीक है। तो ऐसी मशीन है जिनके पास अपना ब्रेन हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हुआ क्या, कहानी क्या है? हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में MEITY बोलते हैं, उसके साथ जो हमारा नीति आयोग है, उसने ऑर्गेनाइज की है एक समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसका नाम रखा गया है रेस 2020। अब इसका मतलब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि किस तरह भारत में जो सामाजिक कार्य हैं, जो सामाजिक रहन सहन है, जो सामाजिक जीवन स्तर है, उसको बढ़ाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा, ठीक है। यानी समाज में जितनी भी चीज चल रही हैं, उन सबको अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग करें, उस पर यह समिट की गई थी, रेस 2020। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब देखिए, कहानी यहां पर ट्विस्ट है थोड़ा सा। इस मीटिंग को करना था पहले अप्रैल में, अप्रैल 2020 में, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या आ गया? कोरोना आ गया। कोरोना ने क्या करा? सारी मीटिंग्स रद्द करवा दी। तो अप्रैल में इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया, इस समिट को रद्द कर दिया गया। और अभी दूसरी बात की गई है कि अब इसको हम क्या करेंगे? अक्टूबर में करेंगे, 5 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच में इसको करेंगे हम लोग, ऐसा इसमें कहानी बताई गई है। दूसरी बात क्या है, क्या करेगा ये? तो इसमें हम क्या करेंगे? इस मीटिंग का केवल एक ही मतलब है, ये ग्लोबल मीटिंग है। पहली बात तो पूरा वर्ल्ड इसमें जुड़ेगा, पूरे वर्ल्ड से लोग इसमें जुड़ेंगे। इसका मकसद क्या है? टू एक्सचेंज द आइडियाज एंड चार्ट अ कोर्स फॉर यूजिंग एआई फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, inclusion and empowerment in areas like healthcare, agriculture, education and smart mobility, ठीक है। पूरे वर्ल्ड से जो लोग आएंगे, उनसे हमें विचार विमर्श करना है, उनके आइडियाज को हमें लेना है कि किस तरह हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, इस पर काम यहाँ पर किया जाएगा।
किस किस सेक्टर को जोड़ा गया है, हेल्थ केयर में कैसे इसका प्रयोग करें, एग्रीकल्चर में कैसे इसका प्रयोग करें, एजुकेशन में कैसे इसका प्रयोग करें, स्मार्ट मोबिलिटी में इसका कैसे प्रयोग करें, ये इसमें बातें की जाएंगी। ठीक है, देखिए ये मैंने फोटो यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट की साइट से लेकर, ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ है एआई फॉर ऑल, ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। एआई फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, कैसे हम लोग करें उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। देखिए पहले अप्रैल की डेट इसमें लिखी हुई है, 10, 11, 12 अप्रैल लिखा हुआ है, बट उस समय क्या हुआ था, पोस्टपोन्ड हो गया था, और अब ये क्या हुई, अक्टूबर में ये होगी, 5 से 9 अक्टूबर तक ये होने वाली है। इसी के बारे में कुछ बातचीत करिए। देखिए ये रेज में क्या होगा ना, रेज में एक हमने क्या किया है अभी, स्टार्टअप चैलेंज सरकार ने दिया है, जिसका नाम रखा है हमने पिच फेस्ट। ठीक है, स्टार्टअप चैलेंज का मतलब समझ गए होंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाह रहे हैं, उसमें निवेश करना चाह रहे हैं, या वहां पर कुछ नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए पिच फेस्ट एक चैलेंज जहां पे रखा गया है, जिसमें वो सब अपने स्टार्टअप के बारे में बताएंगे, सारे स्टार्टअप को अपना रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें से जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट होंगे उनको फिर गवर्नमेंट अपनी एड प्रोवाइड करेगी, सहायता प्रोवाइड करेगी, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा आगे कर पाए, और वहां से फिर क्या हो, हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय और हमारे समाज के लिए कुछ काम आगे हो पाए। इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सेक्टर है उसमें भारत को सशक्त करें, उसमें भारत को जो है वो आगे बढ़ाएं, और उसमें भारत के लिए ऐसी हम लोग टेक्निक विकसित करें कि भारत किसी भी देश से वहां पर पीछे ना रहे। आजकल हो ही ये रहा है, हर जगह आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जोर है, जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनका ही जोर चल रहा है, तो भारत को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। नीति आयोग की बात की गई है, तो नीति आयोग के बारे में कुछ बातें जरूर पढ़ेंगे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं। देखिए इस पेज को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए किसी भी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नीति आयोग के बारे में है। हम जानते हैं कि नीति आयोग को योजना आयोग की जगह लाया गया था। योजना आयोग हमारे देश में पहले था, इसको हटाकर फिर नीति आयोग को लाया गया था। इसके बारे में कुछ इंसान है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो हमेशा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वही इसके चेयरमैन रहेंगे, जो कि इस समय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा, इसके जो इस समय वाइस चेयरमैन हैं, यानी इसके जो इस समय वाइस चेयरमैन हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो हैं इस समय राजीव कुमार। ये आपको ध्यान में रखना है, राजीव कुमार इसके दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पहले अरविंद पनगड़िया थे जो कि चले गए, उनकी जगह राजीव कुमार जी आ गए। तीसरा, देखिए इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, यानी जो इसके पदेन सदस्य हैं, ये भी नाम याद रखिए, 4 लोग हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये 4 लोग इसके पदेन सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लोगों को स्पेशल इनवाइट भी किया हुआ है विचार विमर्श के लिए, उनके नाम भी मैंने आपको दिए हुए हैं। नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, थावरचंद गहलोत जी हैं और राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। इन चारों को स्पेशल इनवाइट दिया हुआ है कि आप आइए और नीति आयोग में सलाह मशवरा कीजिए। जो आपको याद करना है वो है फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, इसके जो फुल टाइम मेंबर हैं, देखिए 3 नाम याद करने हैं। एक तो वी के सारस्वत जी हैं, ये फॉर्मर डीआरडीओ चीफ थे, यानी डीआरडीओ जो है उसके चीफ रहे हैं। दूसरे हमारे रमेश चंद्र जी हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, और तीसरे हमारे विनोद पॉल जी हैं जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ऐसे 3 लोग इसके फुल टाइम मेंबर हैं, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। लास्ट नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत जी हैं, ये उनका फोटो आपको ध्यान करना है। तो ऐसे 4 नाम आपको याद करने हैं। चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन कौन है, तो अपने राजीव कुमार जी। या फुल टाइम मेंबर कौन है, तो 3 लोग हैं, ये भी याद कर लिए। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं, ये भी आपने यहाँ पे याद कर लिया। ऐसा आपको ध्यान में करना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। यू राइस पोर्टल की बात कर लेते हैं। देखिए यूपी में लॉन्च हुआ है यू राइस पोर्टल। क्यों लॉन्च हुआ है एक बार समझ लेते हैं। देखिए इस समय कोविड के कारण सब कुछ बंद था, उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने खोला है, लेकिन शिक्षा जगत में अभी भी बंदी का कार्य जारी है ना। कोई भी स्कूल नहीं खुला है, कोई कोई संस्थान नहीं खुल पा रहा है इस समय, तो अभी उनका कार्य जारी है। तो ऐसे ही यूपी में बच्चों को भी परेशानी ना हो, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक यू राइज नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, याद करनी है, यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, यानी क्या करेंगे, स्टूडेंट को एम्पावर करने के लिए हमने ये वाला पोर्टल शुरू किया है। क्या करेगा ये पोर्टल, ये पोर्टल बच्चे जो भी लर्निंग करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ सीखना चाह रहे हैं, या वो करियर काउंसलिंग संबंधित कोई बात करना चाह रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ये पोर्टल फायदा देगा। उन बच्चों को यहाँ से सारी जानकारी वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना। हमारी जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहीं उन्होंने इस पोर्टल को डेवलप किया है सरकार के लिए, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस पोर्टल के बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
एक तो 24 सितंबर 2020 को जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इसका मकसद यही है कि जितने भी स्टूडेंट जो इससे जुड़ेंगे उनको प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज देना, यानी जितनी भी तकनीकी शिक्षा है वो उनके संबंध में जो भी उपलब्ध हो सकता है उन बच्चों को प्रोवाइड कराना, उनको देना, ताकि वो आगे बढ़ पाएं। इसके अलावा क्या करेगा देखिए, उत्तर प्रदेश इसके साथ एक चीज और भी है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो एनईपी है 2020 की, उसको एकाग्रता करने वाला, यानी उसको क्रियान्वयन करने वाला और एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी बातें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर कर पोर्टल बनाने वाला पहला राज्य बन गया है पूरे देश में। उससे पहले किसी भी राज्य ने ऐसी शुरुआत नहीं करी है। लगभग लगभग सरकार ने कहा कि 20 लाख बच्चे इससे फायदा लेंगे, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस पर जानकारी देंगे उससे लगभग लगभग 20 लाख बच्चों को फायदा होगा, ऐसी बात की गई है। और इसका मकसद यही है कि जितना भी ई कंटेंट है, जितना भी ई लाइब्रेरी है, या जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो इस पोर्टल से प्रोवाइड कराए जाएं। जो भी दूर दराज के बच्चे हैं जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, उन तक ये काम पहुंचाया जाए, यही इसका मतलब है और यही इसका मकसद भी है। देखिए, यूपी की बात हुई है तो यूपी के बारे में कुछ बातें बहुत ज़रूरी याद करना। काफ़ी न्यूज़ में रहता है यूपी, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको मैं सारे क्वेश्चन आज बता देता हूँ। देखिए, यूपी के इस समय गवर्नर जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान में रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री थी हैं गुजरात की, उसके बाद फिर और भी इन्होंने पोस्ट ली हैं, अभी यूपी में गवर्नर हैं। कैपिटल सभी को मालूम होगा लखनऊ है, और मुख्यमंत्री यूपी के सभी को मालूम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब देखिए, यूपी का जो हाई कोर्ट है ना, वो कहाँ है? प्रयागराज में। इसका नाम पहले इलाहाबाद था, अभी क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। और यूपी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी यूपी मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस समय कौन है? गोविंद माथुर जी हैं। ये आप ध्यान कर लीजिए, यूपी के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर जी हैं। ठीक है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है, और यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में 2 बार आया है कि यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80, और राज्यसभा कितनी है? 31 हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार यूपी की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कितनी सीटें हैं बच्चों? 403, यानी 403 सीटें हैं अपने यूपी की विधानसभा में। ऐसे जो यूपी की विधान परिषद है, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, काउंसिल, विधान परिषद, इसमें कितने हैं? इसमें 100 लोग हैं। ठीक है ना, 100 सीटें हैं विधान परिषद में। ये चारों आपको याद करनी है। यूपी की राज्यसभा 31, यूपी की लोकसभा 80, यूपी की विधानसभा 403, और यूपी की विधान परिषद में कितने हैं? 100 हैं। हमारा जो विधानसभा है उसके समय अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, ऐसा आपको ध्यान करना है। तो ऐसी कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ये आनंदीबेन पटेल हम सभी जानते होंगे, और योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी हम जानते होंगे, तो यहाँ से देख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ WEF सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 2020, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। और उसको समझने से पहले एक वर्ड के बारे में समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है जरा इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सस्टेन का हमें मतलब मालूम है कि हमेशा रहने वाला, हमेशा सस्टेन रहने वाला, सस्टेनेबल। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रगति हम लोग कर रहे हैं, जितनी भी तकनीकी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमारे पर्यावरण के लिए दुखदाई बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने शुरुआत में आज से कुछ वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले हमने क्या करा? फैक्ट्रीज बनाई। ठीक है, उन फैक्ट्रीज का निर्माण उस समय हमको विकास लगा, लेकिन आज फैक्ट्रीज से हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में हम जानते हैं कितना तरह का प्रदूषण फैल रहा है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, हर प्रकार का पोल्यूशन फैक्ट्रीज से फैल रहा है। और अगले कुछ वर्षों में हमें इसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या इसको बंद करना पड़ेगा, वरना हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन हमने सोलर एनर्जी का प्रयोग किया, हमने हाइड्रो पावर का प्रयोग किया, हमने विंड पावर का प्रयोग किया। ये सब पावर्स कैसी हैं? ये बिना किसी नुकसान के हमको फायदा ही फायदा पहुंचाती हैं। तो इनको हम लोग लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका कभी भी हमें सब्स्टिट्यूट नहीं देखना पड़ेगा, इनको कभी खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को हम कहते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, उसके लिए भी क्या हुआ था, एक इंपैक्ट समिट हुई थी, उसकी बात यहां पर की गई है। अब ये WEF ये कौन है? तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी एक संस्था है, इसकी बात हम करेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही क्या किया था,
चौथी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट की थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसीलिए ये फर्स्ट वर्चुअल भी बन गई, पहली वर्चुअल भी बन गई, वैसे चौथी श्रेणी में ये की गई है। इसमें सारी बातें की गई थी और इसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से हमें जो जलवायु परिवर्तन से निपटना है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, इस पर बात की गई थी। विभिन्न देशों की सरकारों से, विभिन्न व्यापारी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विभिन्न नागरिक समाज, इन सब से हमने लीडर्स को बुलाया था, इन सब से हमने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था और उनके साथ हमने एक मीटिंग की थी ताकि हम ये काम कर सकें। किस तरीके से इस समिट के द्वारा हम लोग जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उस पर हमने बात की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 5 मेन थीम्स पर बात की थी। ये थीम्स के नाम को यहाँ पे याद कर लेने हैं। सबसे पहला शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी जो साझा समृद्धि है, एक दूसरे के साथ हम लोग समृद्ध हों, एक दूसरे के साथ हम लोग संपन्न बने, इसके लिए हम लोग क्या करें। दूसरा, कैटलाइजिंग कोऑपरेशन, यानी अपने जो सहयोग है देशों से देशों के बीच में उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें सहयोग चाहिए एक दूसरे का, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया गया। तीसरा, बेटर बिजनेस, यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना ही करना है, साथ में बिजनेस को भी एक्सपेंड करना है। अगर बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, वो भी दिक्कत हो जाएगी, हमें वो भी काम करना है। चौथा, कि कैसे हम लोग अपनी तकनीकी, अपनी प्रौद्योगिकी को बढ़ाएं। और पांचवा, कि किस तरीके से इस प्लैनेट को हम लोग जीने लायक बनाएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरा प्लैनेट जो है वो तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, कहीं पे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं पे बायोडाइवर्सिटी घट रही है। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो इंसानी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, तो उसे कैसे हम लोग अनुकूल करें, इन सब बातों पर इस पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा देखिए इस मीटिंग में सबसे जो मुख्य मुद्दा था वो कोविड-19 ही था, कि कोविड-19 के समय पे जितनी भी इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, ये हमने इसमें बात की थी। ठीक है, तो इसी मीटिंग में क्या हुआ था, अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक रिपोर्ट भी पेश की थी जिसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम था अर्थ टाइम विजुअलाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने देखिए ये बताया, दो बातें इसने बताई थी, पूरे विश्व के लिए बताई थी बात और एक दिल्ली के लिए बताई थी। तो मैं दिल्ली की बात बताऊं, फिर मैं आपको विश्व की बात बताऊंगा। दिल्ली के लिए क्या बताया, दिल्ली के लिए बताया कि सन 2100 तक, यानी आज से करीब करीब 80 साल बाद, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा हो सकता है कि पूरे वर्ष में 8 महीने तक दिल्ली का औसत तापमान 32 डिग्री तक रहे। ऐसा एक चेंज इन्होंने बताया कि ऐसा टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत चिंता वाली बात है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में चिंता वाली बात होगी। पूरे वर्ष के 8 महीने करीब 32 डिग्री टेम्परेचर रहना, ये एक चिंता वाली बात है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड के लिए बताया कि पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है कि सन 2100 तक ऐसा हो जाए कि दुनिया के कई हिस्से जो हैं वहां पर औसत तापमान जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। इसका मतलब आगे आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है हम सबके लिए, इसलिए हमें अभी से उसके लिए प्रयास करने ही होंगे ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे सामने ना आए। इसीलिए इस मीटिंग में हमने क्या किया, हमने जितनी भी इफेक्टिव क्लाइमेट पॉलिसीज हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की पॉलिसीज हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, या फिर और भी जो नए फॉरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं, उन पर हमने इस मीटिंग में जोर दिया ताकि ये स्थिति हमारे सामने आगे ना बनने पाए, ये स्थिति हम लोग आगे जाके बच जाएं। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात है, ये जरूर पढ़ेंगे। इसके बारे में 4 बातें आपको याद करनी है। एक तो इसका जो मोटो है, जो इसका आदर्श वाक्य है वो याद कर लीजिए, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसको इंप्रूव करना, यही इनका मोटो है। फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। इस समय जो इसके फाउंडर हैं तो वो हैं क्लाउस शॉप, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में एक जगह है, कोलोन या कॉलोनी इसको बोलते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। यूएन एंड यूनाइटेड किंगडम टू को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इस समय क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करना, कि हर जगह और हर देश इस पर चर्चा करने के लिए बाध्य है। हर संगठन में इसकी चर्चा हो रही है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इसी के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए ही अभी यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम ने अभी एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट किया था, उसके बारे में न्यूज है। इस न्यूज में क्या हुआ था, देखिए अभी हम एक बात करेंगे। अभी क्या हुआ था, 2015 की बात है। 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015। ठीक है, तो इसके
5 साल अभी पूरे हो रहे हैं। इस 5 साल पूरे होने के अवसर पर ही क्या हुआ, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी 12 दिसंबर 2020 को। तो उसी के बारे में ये है, उसी मीटिंग को हमने बोला है ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट समिट की यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था उसके 5 साल पूरे होने पर एक मीटिंग करी जाएगी। इस मीटिंग को करने कौन जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन, ठीक है। कौन रहेगा इसका अध्यक्ष, तो जो यूनाइटेड नेशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वही इसको होस्ट करेंगे इस इवेंट को पूरे को, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कहानी है, कहानी ये है कि ये वाली जो मीटिंग है ये भी पहले होने वाली थी, ठीक है ना, लेकिन इसको भी कोरोना की वजह से हमने आगे ट्रांसफर कर दिया है, अब ये आगे होगी, ठीक है। तो जो मोमेंटम है इसका कॉप का 26 का, वो अब 2021 में होने वाला है, 2021 में ये होगा, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। 2021 में डेट हालांकि नवंबर की फिक्स हुई है, ग्लासगो में ये की जाएगी, तो अभी देखते हैं कि आगे कैसा सीन बनता है। फिलहाल अभी के लिए ग्लासगो में नवंबर 2021 में इसका होना फाइनल हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, देखिए इस योजना का मेन मकसद यही है कि हम देखें कि कितनी गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए अपने एफर्ट लगाए हैं, अपने प्रयास यहाँ पर किए हैं, और कितने हाई क्वालिटी क्लाइमेट प्लान्स उन्होंने बनाए हैं, ये देखना ही केवल इस समिट का उद्देश्य है। पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सभी देशों ने एग्रीमेंट किया था, और सभी देशों ने अपने काम बताए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतने टारगेट अचीव कर लेंगे। तो क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही देखना केवल इस मीटिंग का पूरा मकसद है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। देखिए पेरिस एग्रीमेंट की बात आई है तो उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं। 2015 में ये किया गया था, और कुल मिला के उस समय 185 देशों ने इसको अपनाया था, उन्होंने साइन इस पर किए थे। भारत ने भी 2016 में इस पर समझौते कर दिए थे, न्यूयॉर्क में समझौते करे थे इस पेरिस एग्रीमेंट पर। और अब तक अगर देखा जाए तो अब तक 191 कुल देश ऐसे हैं जो पेरिस एग्रीमेंट को मान चुके हैं। इस एग्रीमेंट में है क्या, देखिए इस एग्रीमेंट में मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातें यही है कि इस एग्रीमेंट को साइन करने वाला हर देश ये प्रयास करेगा कि जो पूरे विश्व का यानी पूरी पृथ्वी का जो तापमान लगातार बढ़ रहा है वो किसी भी सूरत में 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़ पाए, ऐसे प्रयास करने हैं। दूसरा, जो अपने इफेक्ट हैं, अपने जो प्रयास हैं वो ऐसे करने हैं कि 1.5 डिग्री तक ही सीमित रहे, जो तापमान में वृद्धि है वो अपने देश का 1.5 डिग्री तक ही सीमित रहे, उससे ऊपर तापमान ना बढ़ पाए, ठीक है। या जो हमारे क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो हमें होते रहें, उसके लिए मजबूत होते रहें, यही इस पेरिस एग्रीमेंट का पूरा मेन इसका उद्देश्य है। हालांकि इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और भी इसके एजेंडेज हैं, बट जो मुख्य है वो यही है कि 2 डिग्री से ऊपर वैश्विक तापमान और 1.5 डिग्री से ऊपर अपना तापमान ना बढ़ पाए किसी भी सूरत में, ऐसा प्रयास सभी देशों को करना है। तो क्या वो देश कर रहे हैं ऐसा प्रयास, यही देखने के लिए अभी मीटिंग हमने की है जिसको नाम दिया है ग्लोबल क्लाइमेट समिट, ठीक है। पहले नवंबर में होनी थी, अभी क्या है 2021 में होनी, नवंबर में ग्लासगो में होनी है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बीच में आई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये क्या होती है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, यही कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसी में पेरिस हमने जो एग्रीमेंट था वो साइन किया था। अब ये है क्या, तो यूएन की ही ये वार्षिक रूप से एक मीटिंग होती है जिसको हम वार्षिक रूप से आयोजित करते हैं। इसमें बात यही होती है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी क्लाइमेट चेंज पर ही बात होती है कि किस तरीके से आगे चीजें बिगड़ रही हैं और हम किस तरीके से उसके लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा ये करते हैं। पहली बार कब हुई थी मीटिंग, तो 1995 में इसकी मीटिंग पहली बार हुई थी। और उसके बाद हम देखें तो उसके बाद से लास्ट टाइम अगर देखें तो 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी, जो कॉप 25 उसको नाम दिया गया था, ये हुई थी लास्ट 11 से 22 नवंबर 2019 में ऐसी मीटिंग हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग मैंने अभी बताया आपको, नेक्स्ट मीटिंग कब होनी है, 2021 में होनी है, जिसको हम कहते हैं कॉप 26, है ना, जो 26 है इसको हम क्या बोलेंगे, तो कॉप 26 यानी 26वीं मीटिंग है ये, जो 1 से 12 नवंबर 2021 तक जो ग्लासगो में आयोजित की गई, उसी के बारे में मैंने बात किया, वही ग्लोबल क्लाइमेट समिट थी ये, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2021 में होने वाली मीटिंग भी पहले 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको फिर आगे टाल दिया गया, और अभी 1 से 12 नवंबर 2021 को ग्लासगो में होनी है, वहीं पर सारी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अपनी अगली न्यूज है ये एसपी बालाकृष्णन जी, ये अभी क्या क्यों फेमस हैं या क्यों न्यूज में आए हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, अभी कोविड के कारण इनकी डेथ हो गई थी, 25 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई है। भारत की अगर बात करें तो भारत में एक फेमस संगीतकार थे,
गायक थे, संगीत निर्देशक थे, अभिनेता थे, डबिंग कलाकार भी थे और फ़िल्म निर्माता भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गीत लिखे हैं और लगभग-लगभग 40,000 से अधिक इन्होंने गाने गाए हैं, 16 भारतीय भाषाओं में। तो बहुत ही रिनोन थे, बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, जिनकी अभी कोरोना से मृत्यु हो गई है 25 सितंबर को। इनके इन्हीं कामों को देखते हुए पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इनको 2001 में और पद्म विभूषण भी अभी इनको 2011 में हमारी भारत सरकार ने इनको दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने आगे काम भी किया, लेकिन अब इनकी डेथ हो चुकी है। देखिए 2012 में भारतीय सिनेमा में जो इनका योगदान है उसके लिए इनको एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार यानी एनटीआर नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ऐसे इंसान थे अपने एसपी बालासुब्रमण्यम जी। पूरा नाम भी इनका ध्यान रखिएगा, श्रीपति पंडिता राधुला बालासुब्रमण्यम जी। तो ऐसा आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं डीन मर्विन जोन्स की। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे ये। इनकी भी अभी डेथ हुई है, इनकी भी अभी 59 वर्ष की अवस्था में डेथ हो गई है। देखिए अगर इनके करियर की बात करें तो क्रिकेट खिलाड़ी तो थे ही, साथ में कोच और कमेंटेटर भी थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने सारे मैचेस अपने खेले हैं, जो टेस्ट मैचेस और जो वनडे मैचेस थे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने खेले थे। इतने फेमस थे अपने समय में, इतने इंपॉर्टेंट थे अपने समय में कि ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में भी इनको शामिल किया गया था। और अपने ज़माने में जब ये खेलते थे 1980 और 90 के दशक में, तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बैट्समैन में से एक थे अपने डीन जोन्स जी। इनकी अभी डेथ हो गई है। अभी मुंबई के एक होटल में इनका शव पाया गया, इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई वहां पर। अगर बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान की सुपर लीग में भी काम किया था मुख्य कोच के रूप में। और अभी अगर हाल की बात करें तो इस समय आईपीएल जो चल रहा है, जो इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें स्टार नेटवर्क के लिए कमेंट्री टीम का हिस्सा भी थे, जिनका शव भी पाया गया मुंबई के एक होटल में। हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज में। तो आपको ध्यान कर लेना है, डीन जोन्स क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बात कर लेते हैं अगली बैंकिंग की न्यूज़ की। तो आईडीएफसी बैंक के बारे में न्यूज़ है। सेफ पे नाम से इन्होंने कुछ ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी शुरू की है। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो अभी हमको क्या करना पड़ता है, एटीएम मशीन में जाकर हमें स्वैप करना पड़ता है कार्ड अपना। या फिर अगर हम पीओएस पे हम लोग कुछ सेल करते हैं, यानी किसी शॉप पर जाकर अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसकी जो पीओएस टर्मिनल होता है वहां पे हमें कार्ड को स्वैप करना होता है और उसके बाद हम लोग पेमेंट कर पाते हैं। तो उसी कॉन्टेक्ट को लेस बनाने के लिए, नहीं कॉन्टेक्ट लेस करने के लिए, उसको अपना जो आईडीएफसी बैंक है इसने सेफ पे नाम से एक स्कीम शुरू की है। ये क्या स्कीम है जरा समझते हैं। क्या किया आईडीएफसी ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया, आपका जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी एक एप्लीकेशन है इनकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन, वो आपको केवल डाउनलोड करनी है। उस डाउनलोड करने के बाद आपका जो एटीएम कार्ड की डिटेल है, जो डेबिट कार्ड की डिटेल है, वो उस एप्लीकेशन में आ जाएंगी, उससे लिंक हो जाएंगी। उसके बाद जब भी आपको कहीं पे पीओएस पे यानी किसी भी शॉप पर या किसी भी टर्मिनल पर अगर आपको पेमेंट करना होगा, तो केवल आप ना मोबाइल से पेमेंट कर देंगे, यानी वहां पे आपको कार्ड स्वैप करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको केवल अपनी एप्लीकेशन को अनलॉक करना होगा, अनलॉक करते ही आपका वहां पे पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्ड जो है डेबिट कार्ड वो पहले से ही उस एप्लीकेशन पे लिंक्ड होगा। और एप्लीकेशन का नाम मैंने बताया आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन। इस पर पहले से ही लिंक होगा आपका, तो ऐसा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इस सेफ पे के द्वारा। दूसरा, इसकी एक लिमिट भी है। लिमिट क्या है कि एक बार में आप केवल 2,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और एक दिन में आप 20,000 यानी 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन इससे आराम से कर पाएंगे। यानी 20,000 रुपए की खरीदारी आप आराम से इससे कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेफ पे का नाम ध्यान रखिए, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी है आईडीएफसी बैंक का। आईडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए पहले जो था ना, इसका नाम था आईडीएफसी बैंक, और अभी क्या हो गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया है। क्यों हो गया है, दो कंपनियां हैं। एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, और दूसरी कंपनी है कैपिटल फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म तो वही है, आईडीएफसी, ठीक है। इस आईडीएफसी ने कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जिंग की अपनी, ये दोनों कंपनियां मिल गई और नया बैंक बन गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसलिए नाम चेंज हो गया, आईडीएफसी से क्या हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नाम हो गया इसका, ठीक है। तो बहुत पुराना नहीं है, अभी 2015 में इसको लाइसेंस मिला है आरबीआई से, अभी 2015 से ये ऑपरेशनल हुआ है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, और जो इस समय इनके एमडी और सीईओ हैं वो हैं श्री वी वैद्यनाथन जी। ऐसा आपको ध्यान में रखना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक दिवस की बात कर लेते हैं। आज 25 सितंबर है, तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आज है, ये आप ध्यान कर लीजिए। देखिए फार्मासिस्ट डे
केवल इसीलिए हम लोग मनाते हैं ताकि जो फार्मासिस्ट का हमारी लाइफ में रोल है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, जो फार्मासिस्ट हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, ऐसा इसलिए हम लोग दिन मनाते हैं। अगर हम बात करें तो इस दिन की आज पहल जो है वो पहल कब शुरू हुई थी? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन है इसने इसकी शुरुआत की थी, इसने इसको मनाना शुरू किया था। थीम देखें, अगर इस बार की थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, यानी किस तरीके से जो फार्मासिस्ट हैं वो पूरे विश्व की ग्लोबल जो हेल्थ है उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको बढ़िया कराने में या वहां पे कुछ इनोवेशन लाने में किस तरह हेल्पफुल होते हैं, उसके बारे में इस बार हम चर्चा करेंगे इस पूरी डे पर, इस पूरी मीटिंग में। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल जो संगठन है यानी जो आईपीएफ है यानी जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, ये हर साल इस दिन का अलग अलग थीम डिसाइड करता है ताकि जो उद्योग है दवा का या मेडिसिन का जो उद्योग है वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है उनको बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें या उनके जो यूजेस हैं वो विश्व के लिए बढ़ सकें, ऐसा ये काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर। थीम याद कर लीजिएगा 2020 के लिए ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। आगे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की। बहुत बार हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, लगातार ये न्यूज़ में बना है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। तो क्या है यूएन, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूएन की स्थापना विश्व शांति के लिए की गई थी, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, तो ऐसी उम्मीद जताई जताई जा रही थी कि आगे ऐसा युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध कोई ना हो, उसके लिए एक संस्था चाहिए जो पूरे विश्व में शांति प्रयास कर सके और सभी देशों को शांति से रहने के लिए लायक बना सके। इसीलिए हमने वहां पे यूएन की स्थापना की थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, वहीं पे इसका जो चार्टर है वो ड्रॉ किया गया था। इसके बाद देखिए, उस समय की बात करें तो टोटल 51 मेंबर थे जिन्होंने 1945 में इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उन्होंने साइन किए थे यूएन चार्टर पर, उन्होंने उन सारे नियमों को मानने के लिए साइन किए थे। उसके बाद से बात करें तो अब 193 इसके मेंबर हो गए, 193 मेंबर हो गए जो 51 थे शुरुआत में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे वो थे ट्राइबल ली, ये नॉर्वेरियन थे, यानी नॉर्वे के विदेश मंत्री थे उस समय, इनको पहला सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। और इस समय तो आपको मालूम ही है एंटोनियो गुतरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर बात करें यूएन के हेडक्वार्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क आपको ध्यान करना है। मैनहट्टन वो जगह है प्रॉपर जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, बट आपको सिटी का नाम याद रखना है, न्यूयॉर्क सिटी है जो अमेरिका में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेकिन इसके जो ऑफिस हैं वो कई जगह पर हैं, जेनेवा, वियना, नैरोबी, ये 3 जगह पे इसके ऑफिस भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट हेड ऑफिस पूछेगा तो क्या नाम बताएंगे हम लोग, न्यूयॉर्क ही बताएंगे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इसमें देखिए कुल मिला के 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान करनी है। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। इन भाषाओं में काम होता है इसका। कुल मिला के मैंने आपको बताया कि इसके जो मेंबर हैं वो 193 हो गए हैं। अभी लास्ट में जो साउथ सूडान था वो इसका मेंबर बना था, आपको ध्यान में होगा 193 इसके मेंबर ऐसे हो गए थे। देखिए, दो ये बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, इनके नाम ध्यान कर लीजिए। ये देश कैसे हैं, ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं दोनों, ठीक है। कौन कौन से, एक तो वेटिकन सिटी और एक फिलिस्तीन, यानी ये दोनों क्या हैं, केवल ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो इनके नाम जरूर ध्यान कर लीजिए, यहां से ये नाम आपसे पूछ सकता है। टोटल देखिए यूएन की कुल मिला के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी 6 इसकी एजेंसीज हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला अपनी जनरल असेंबली है यानी महासभा है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है यानी अपनी सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 प्रमुख सदस्य हैं और बाकी जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। भारत भी एक नॉन परमानेंट सदस्य है उसका। तीसरी जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और चौथी है सेक्रेटरीट यानी जो अपनी सचिवालय है वो है इसका। पांचवा है इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा जो इसका है वो है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको हमने 1994 से इनएक्टिव कर दिया यानी निष्क्रिय कर दिया है। ऐसी 6 इसकी एजेंसीज हैं, आपको ध्यान में रखना है। 2001 में इसने शांति का नोबेल भी जीता, हमने इसीलिए इसको बनाया था ताकि विश्व में शांति कायम कर सके, और वाकई में ऐसा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी तृतीय विश्व युद्ध की अभी तक नौबत नहीं आई है। हालांकि तनाव चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं, लेकिन यूएन किसी ना किसी तरह उनको रोक लेता है। तो ऐसी इसकी अचीवमेंट यहाँ पर हमने देखी। तो ऐसे कुछ फैक्ट थे हमने आज देखे। कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, आप सभी लगातार आंसर देते हैं क्वेश्चंस का, तो हमें लगता है, हम समझ में आ जाता है कि आप सभी लोग बने हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन से फायदा लेते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आज भी आपको पूछने वाला हूँ।
देखिए पहला क्वेश्चन है एसपी बालासुब्रमण्यम जी के बारे में कि एसपी बालासुब्रमण्यम किस क्षेत्र से हैं। ये जो पर्सनालिटी है ये किस एरिया से आती हैं ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो आप पहचानिए, चारों मैंने लिखी हैं, हमने अभी पढ़ा था चारों के बारे में। तो ध्यान करके मुझे बताइए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे ये हमने पढ़े थे, इनके बारे में कहाँ हमने पढ़ा था, ये आपको ध्यान से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the ministerial roundtable conference on biodiversity held? यानी जो जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था, ये भी हमने आज पहली न्यूज में पढ़ा था। तो चारों में से डेट याद करिए, कहाँ या कब किया गया था। वो वर्चुअली हुआ था बट कहाँ हुआ था ये आपको ध्यान में करना है। देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप सभी बने हुए हैं यहाँ पर, कमेंट्स में सबकी देखता हूँ। दिव्या राजपूत जी बनी हुई हैं, खेत सिंह जी लगातार अपडेट रहते हैं, उर्वशी तिवारी जी आंसर देती हैं, प्रियंका जी आंसर देती हैं, पंकज सिंह जी आंसर दे रहे हैं, अंकित दुबे जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, हर्ष हर्ष तरमाकर जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, सोनिका खंडेलवाल जी हैं, प्रशांत तिवारी जी हैं। इसके अलावा सिद्धमा जी हैं यहाँ पर, शिवानी जी हैं, राफत परवीन जी हैं, निशांत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, संजय नेगी जी जुड़े रहते हैं, अखिलेश कुमार मौर्य जी हैं। आप सभी बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत आंसर सब देते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोग इतने एक्टिव हैं अपने करियर को लेकर और इतने अलर्ट हैं। आप अलर्ट रहिए, बहुत जल्दी हम लोग को मौका मिलेगा अपने हुनर दिखाने का। तो बने रहिए साथ में और हमारी वीडियो से आप फायदा लेते रहिए। गुलशन कुमार जी भी पिछली बार एक्टिव रहे थे, इनका नाम मैं जरूर लूंगा, ये भी पिछली बार एक्टिव रहे थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the Biodiversity Act introduced to create the Pupils Biodiversity Register? देखिए ये मैंने आपको बताया था कि एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत हमने क्या किया था, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया था। तो वो अधिनियम कब आया था जरा मुझे पहचान के बताइए। उस अधिनियम का नाम वही था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम ये था। तो ये कब आया था ये आपको बताना है, ध्यान करके कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च? कब ये लॉन्च हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हमने पढ़ा था इसके बारे में, जल्दी से मुझे बताइए कि कब लॉन्च ये हुआ था प्रोग्राम, कब इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज एंटी टैंक मिसाइल? देखिए पहचानिए इन चारों में से कौन सी वो मिसाइल थी जिसको हमने एंटी टैंक मिसाइल बोला था, जो एंटी टैंक मिसाइल के रूप में काम करी थी। तो मुझे बताइए फटाफट से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, विच वन स्टार्टअप चैलेंज हैज बीन स्टार्टेड अंडर रेस 2020? जो रेस 2020 हमने शुरू करा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसमें हमने एक स्टार्टअप चैलेंज रखा था। उस चैलेंज का नाम यहां से मुझे पहचान के बताइए, कमेंट कीजिए। देखता हूं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, कितने लोग ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे थे। नेक्स्ट, विच स्टेट हैड लॉन्च द यू राइस पोर्टल? किस स्टेट ने यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्टूडेंट के फायदे के लिए लॉन्च किया है। जितनी भी ई सामग्री होगी, ई कंटेंट होगा, वो इस पोर्टल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो ये स्टेट के नाम लिखे हैं, यूपी, एमपी, एचपी और एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और यूपी का मतलब तो सभी जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में आप बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने आज देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।